नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यूज में हमारा 19वां वीडियो लेक्चर है और राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ये राष्ट्रपति का तीसरा वीडियो है जिसमें हमने राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों को शामिल किया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 में लिखा गया है, 53 में लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य होंगे। वास्तव में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। दो तरीके के हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिसमें एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। तो हमारे यहाँ वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री है और वास्तविक कार्यपालिका हमारा मंत्रिपरिषद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, ये तो गलत है क्योंकि राष्ट्रपति में निहित होती है, इससे पहले हमने बात भी करी। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का आवश्यक हो। हाँ, तो ये भी सही है, 2, 3, 4 सही है, क्योंकि चौथा जो सेंटेंस है उसमें कहा गया है कि जिस समय उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, तो जरूरी नहीं कि वो सदन का सदस्य हो, किसी संसद सदस्य हो। यानी तो संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति भी चाहे तो प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकता है, बशर्ते वो बहुमत साबित करने की योग्यता रखता हो। ऐसा नहीं कि किसी रोड चलते कोई बोला राष्ट्रपति को जाकर के कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, तो लो तुम्हें प्रधानमंत्री बना देते हैं या तुम्हें मंत्री बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। बशर्ते वो अपनी जो बहुमत है उसको साबित करने का उसमें के अंदर क्षमता हो, ऐसा राष्ट्रपति को आभास हो जाए, या फिर सदन के लोग ही उसको चुन ले। बहुमत जो है, जिस दल का बहुमत है वही अपना उसको नेता मान ले, तो पहले ही बहुमत साबित हो गई एक तरीके से। लेकिन जब संवैधानिक रूप से देखें तो बाद में उसको बहुमत साबित भी करना पड़ता है संसद में। तो अगर कोई ऐसी स्थिति में कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बनता है तब उसे 6 महीने के अंदर संसद के किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर है आर्टिकल अमेंडमेंट 44, यानी 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इससे पहले राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं था, यानी राष्ट्रपति के सामने कोई विधेयक आता था तो उस पर वो साइन करने के लिए बाध्य होता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी किया गया, उस समय राष्ट्रपति को ये और शक्ति दी गई कि यदि उसको लगता है कि इसमें कानून, इस विधेयक में कोई खामी है, तो वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति खाली स्थान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद। अगर कहीं आपको मंत्रिपरिषद की जगह में मंत्रिमंडल दिखता है तो आप वो भी आंसर सही ले सकते हैं, प्रधानमंत्री दिखता है तो वो भी आंसर सही ले सकते हैं। लेकिन संविधान की बात करें तो संविधान में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, न कि प्रधानमंत्री की या मंत्रिमंडल की। वैसे मंत्रिमंडल जो शब्द है वो बाद में जोड़ा गया, पहले प्रधानमंत्री पहले जो था वो केवल मंत्रिपरिषद शब्द उपयोग में आता था। मंत्रिमंडल को ही इंग्लिश में कैबिनेट बोला जाता है, आप लोग शायद इससे परिचित होंगे। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और संसद सत्र, ये संयुक्त बैठक इसलिए बुलाया जाता है कि संसद में अगर कोई बिल है जो कि गतिरोध चल रहा है, यानी कि कभी राज्यसभा कहता है कि नहीं ये संशोधन करिए, लोकसभा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाए। और संयुक्त अधिवेशन जो होगा लोकसभा के नियमावली के अनुसार चलेगा और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग होता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो पहला आंसर, पहला तो सही है, ये आपको मालूम ही होगा
कि संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके संयुक्त रूप से संसद बोला जाता है। यानी संसद का जो काम है कानून बनाना, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पूरी नहीं होती। यानी जब तक किसी भी विधेयक पे राष्ट्रपति की अंतिम मुहर नहीं लग जाती तब तक वो कानून नहीं बन पाता। तो इसलिए पहला जो ये ऑप्शन है वो तो सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये सेंटेंस गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब भी पहला सत्र बुलाया जाता है वर्ष का तो राष्ट्रपति का एक संयुक्त संबोधन होता है जिसमें वो बताते हैं कि सरकार की क्या नीतियां हैं, आगे सरकार क्या काम करने वाली है। तो ये सी ऑप्शन भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। और किन परिस्थितियों में कर सकता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या संसद का कोई एक सदन चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि अध्यादेश का प्रभाव कानून की तरह ही होता है। जैसा संसद का कानून बना हुआ कानून होता है वैसे अध्यादेश का भी प्रभाव होता है। ये जो नियम है या ये फिर ये जो बात है अध्यादेश वाला, ये इसलिए है क्योंकि यदि ऐसी परिस्थिति बन जाए अचानक कि कोई कानून की आवश्यकता है, और आपको मालूम होगा किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मुहर की आवश्यकता होती है। लोकसभा से पास होना चाहिए, फिर राज्यसभा से पास होना चाहिए, ये उल्टा भी हो सकता है, राज्यसभा से फिर लोकसभा भी पास हो सकता है, लेकिन आखिरी मुहर राष्ट्रपति की होनी चाहिए। अब जब हम संसद का कोई एक सत्र नहीं चल रहा है या दोनों नहीं चल रहे हैं और वैसी स्थिति में कोई कानून लाना है, तब क्या है, तब हम अध्यादेश का उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति इसका उपयोग करके एक अध्यादेश लाएंगे, एक कानून लाएंगे जिससे कि हमारा काम चल सकेगा। और जब भी संसद का सत्र चालू होगा तब उस कानून को संसद के पटल पर रखा जाएगा। यदि संसद सदस्य उसको सहमति देते हैं, हाँ एक लागू रहना चाहिए, तो फिर आगे एक्सटेंड होगा और चलेगा, नहीं तो वहीं से वो कानून खत्म हो जाएगा। वैसे किसी भी अध्यादेश की जो अवधि है, मतलब एक्सपायरी डेट है, वो 6 माह की होती है। 6 माह के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। ये 2-3 चीजें अध्यादेश से संबंधित आर्टिकल वगैरह आप याद रख सकते हैं, आपको काम आएंगी। एग्जाम में हो सकता है कि जोड़ी मिलाने वाला या कूट वाला या सेंटेंस वाला कुछ ऐसा शब्द दे दे। वैसे छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैसी खास कोई बात नहीं है जैसे कि आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आर्टिकल कभी कभी हो सकता है कि एक सेंटेंस में दे दे, दूसरे सेंटेंस में दे दे, तो आर्टिकल आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए, जो कि खास आर्टिकल। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहते हैं? निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो। वीटो यानी रोक देना, निषेध करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। और जेबी वीटो को हिंदी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि विधेयक पर सहमति देना या नहीं देना, ये दोनों चीज को दरकिनार करके उसको कुछ समय के लिए स्थगित रख देना, तो उसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। वैसे ये कोई वीटो है नहीं, लेकिन अब राष्ट्रपति कब सहमति देंगे तो राष्ट्रपति पर कोई वैसा दबाव बनाया नहीं जा सकता, तो ये एक नया वीटो निकल के आया है, पॉकेट वीटो। ये कौन से संशोधन में था? भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का उपयोग किया गया था। ठीक, आइए देखते हैं 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से, यह छत्तीसगढ़ में शायद आया था, सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियां होती हैं, जिसमें विधायी शक्ति है, स्वविवेकीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्तियां हैं। तो उन सब में से एक स्वविवेकी शक्ति के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्लॉज है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसको राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एग्जीक्यूट कर सकता है, अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है। तो आइए देखते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसमें ये तो इसमें नहीं ले सकता क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री की चलती है, राष्ट्रपति की नहीं। प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे कि इसको आप मंत्री बनाइए इस विभाग का, तो उस विभाग का मंत्री बना जाएगा। विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, तो इसका 1-2 हो जाएगा।
विधेयक को रोक कर रखना, तो अभी हमने इससे पहले देखा 2 और 3 सही है। क्षमा दान करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है, विधि मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के निर्देश नहीं कह सकते, अनुशंसा पे राष्ट्रपति क्षमादान करना या नहीं करना निर्भर करता है, राष्ट्रपति का क्षमादान करना या नहीं करना। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना ये भी नहीं है, संसद को संदेश भेजना एक काम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और विधेयक को रोक कर रखना 2 और एक ये वाला 6, 1, 2 और 6। न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में अगर बात करूं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो काम है वो विधि मंत्रालय का है। विधि मंत्रालय अनुशंसा देता है राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति उसी के हिसाब से काम करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? यानी विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति या कानून के विषय में शक्ति, उसको विधायी शक्ति कहा जाता है। संसद का सत्र आहूत करना ये तो नहीं है, सत्रावसान करना ये भी नहीं है, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अध्यादेश जो जारी होगा वो एक कानून होगा। और इसको डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये सारी शक्तियां किसके लिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां हैं? देखिए पहला वाला भी मेरे ख्याल से इससे पहले स्वविवेक की शक्ति आया था सीजीपीएससी में, ये वाला भी स्वविवेक की सीजीपीएससी में ही पूछा गया है। तो आप इन शक्तियों को, राष्ट्रपति जो है बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए 2 बार ये पूछ दिया। अब इसमें कूट अलग है, बात करते हैं। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ये तो नहीं है। संसद का अधिवेशन बुलाना ये भी नहीं है, जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद बोलेंगे तब बुलाया जाएगा। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के वापस भेजना, तो एक तो हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे तो आप तुरंत ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। डी देखिए, केवल आपको एक मेरे को मालूम था, ये 3, इसके बाद मैं ये लगा दिया डी। अब देखते हैं 6 भी देखते हैं, 6 में क्या लिखा है, कहाँ गया? किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये भी सही है। फिर 7 देखते हैं, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री को कहना, ये आर्टिकल 78 में है, याद रखिएगा इसको, कभी पूछ सकता है आपको, या जोड़ी में लाने के लिए तो दे ही सकता है। किसी परामर्श, एक तो ये हो जाएगा और एक ये 8वां हो जाएगा, ये 8 है भाई, गलती से मिसप्रिंट। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार हेतु कहना, तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा 3, 4, 6 और 8। अब देखते हैं बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, तो ये तो स्वविवेक की शक्ति नहीं है। अधिवेशन बुलाना, जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब बुलाएंगे, यानी मंत्रिपरिषद बोलेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा जो डी। इसका डिस्क्रिप्शन है, पढ़ लीजिएगा। वीडियो क्लास पे अभी हम काम कर रहे हैं ऐप में, और करंट अफेयर क्विज आपको पहले से मिलता रहा है। टेस्ट सीरीज को आप दीजिए अच्छे से, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत मायने रखता है, और अच्छे क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन, अच्छे क्वालिटी के प्रश्न की कोशिश रहती है हमारी। और कुछ दिनों में वीडियो क्लासेस आ जाएगा, बहुत लोगों की डिमांड से वीडियो क्लासेस को लेकर के। 2018-19 में जो हमारा टेस्ट सीरीज हुआ था उसमें 32 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे, और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्नों की संख्या को देख करके आप क्वालिटी को का अंदाजा लगा सकेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। 46 प्रश्न यानी 92 नंबर के प्रश्न, 92 नंबर के प्रश्न तो आप यहीं से बना सकते थे, अगर आप अच्छे से सीरियस होकर टेस्ट सीरीज को दिए होते, उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़े होते। तो जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं वो जाएं और टेस्ट ज्वाइन ना करें, लेकिन फ्री टेस्ट जरूर दें। बहुत सारी चीज़ें फ्री है, फ्री में दें। करंट अफेयर क्विज को दें, डेली अपडेट होता है वो, आपको साल भर के बाद एक बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी उसको, आपका डेली धीरे धीरे तैयार होता जाएगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस कंटेंट का PDF पाने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़िए और ऐप डाउनलोड कीजिए। और
एक चीज़ और कहना था, काफ़ी दिन हो गए हम लोग को वीडियो बनाते हुए, लगभग ये 19वां वीडियो है, यानी 19 दिन हो गए, लेकिन आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ना तो चैनल में सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, और थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे।